अपनी अगली जो नेक्स्ट अभिक्रिया है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन में हेलोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो कि कार्बन परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिससे क्या होता है, कार्बन पर क्या आता है, धनावेश आता है, इस पर ऋणावेश आता है और ये क्या होता है, धन केंद्र बन जाता है। कार्बन परमाणु पर उपस्थित आंशिक धनावेश उससे क्या करता है, धन केंद्र बना देता है, जिस पर नाभिक स्नेह आक्रमण करता है। अब नाभिक स्नेह प्लस वाला होता है पॉजिटिव चार्ज, वो किस पर आक्रमण करेगा, पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, तो यह हेलाइड आयन के जुड़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे नाभिक स्नेह अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। जब हेलाइड आयन से अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही धनावेशित कार्बन परमाणु पर आक्रमण करता है, जो हेलाइड आयन तो आएगा बेटा, करता है तो हेलाइड आयन अपने बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। वह नाभिक स्नेही का धनात्मक कार्बन से बंधन होता है, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील नाभिक स्नेही कम क्रियाशील नाभिक स्नेही को उसके यौगिक में से प्रतिस्थापित कर देता है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे ये रिएक्शन है हमारी CH3CH2Br। अब Br क्या है, यहाँ पे हेलाइड परमाणु और ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह। अब इसके अंदर क्या है, ये हेलाइड आयन है। अब इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये यहाँ पे कौन आएगा, जैसे ये OH माइनस आ गया, इससे अधिक क्रियाशील क्या आ गया, नाभिक स्नेह। ये जो हेलाइड आयन है, हेलाइड आयन से अधिक क्रियाशील क्या हो गया, नाभिक स्नेह यहाँ पे आया। तो ये जो हेलाइड आयन है अपने इलेक्ट्रॉन लेके यानी Br माइनस के रूप में निकल जाएगा बाहर। किसके रूप में निकल जाएगा, Br माइनस के रूप में। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये CH3CH2Br। अब यहाँ पे बंधन कैसे है, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, कितना हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इससे, 3। अब ये कौन सा है, हेलाइड आयन, ये कौन है, कार्बन। तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचेंगे, इसके तरफ। इस पे आ गया माइनस चार्ज और इस पे इतना आया प्लस चार्ज। और यहाँ कौन था, नाभिक स्नेही OH माइनस। अब ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है यानी माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज किस पे आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेह पे आक्रमण करेगा। तो जब ये इसके ऊपर आक्रमण करेगा ना, तो ये भी चुपके से क्या होगा, धीरे से अब क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, यह बनेगा CH3CH2Br बनेगा। ठीक है, अब देखो आगे, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेने वाले नाभिक स्नेह को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो ऋणावेशित होते हैं जिन पर पहले से माइनस चार्ज होता है, जैसे OH माइनस, Cn माइनस, RCOO माइनस, थायो एल्कोहल SH माइनस, है ना। और यहाँ पे एल्काइन माइनस और यहाँ पे कार्बोनिल माइनस। ठीक है, ये कौन से, ऋणावेशित है। उसके बाद उदासीन जो किससे बंध बनाएंगे, अपने लोन पेयर से। इनके ऊपर कोई माइनस चार्ज नहीं होगा, बस अपने लोन पेयर जो है ना उनसे बंध बनाएंगे। जैसे एमीन हो गया, ये 2 डिग्री एमीन हो गया और ये 3 डिग्री एमीन हो गया, है ना। अब मेरी बात सुनो आगे, नोट Cn माइनस तथा नाइट्राइट जैसे समूहों में 2 नाभिक स्नेही केंद्र होते हैं। जैसे Cn माइनस है, इसमें कार्बन पे माइनस चार्ज है और इस पे लोन पेयर है, तो इधर से भी बंध बना सकता है, ये इधर से भी बंध बना सकता है, लेकिन एक बार में एक ही परमाणु से बंध बनाएगा। जैसे नाइट्रो है, इनको क्या बोलते हैं, उभयदंती नाभिक स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयदंती नाभिक रागी मतलब नाभिक स्नेही कहलाते हैं। इससे भी बॉन्ड बना सकता है, ये नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बना सकता है। अब देखो वो ये जो अपन ने उसके अंदर पढ़ा था ना, वो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले यानी उपसंयोजक हो गए। जैसे Cn में यदि बंध कार्बन से बनता है तो साइनाइड होगा, साइनाइड नाभिक स्नेही कहलाता है, और नाइट्रोजन से बनता है तो आइसोसाइनाइड कहलाता है। इसी प्रकार यदि नाइट्राइट NO2 में ऑक्सीजन से बंध बनता है तो नाभिक स्नेही नाइट्राइट कहलाता है, और यदि बंध नाइट्रोजन से बनता है तो नाभिक स्नेही क्या कहलाता है, नाइट्रो कहलाता है। अब उसके बाद है, जब प्रबल नाभिक स्नेही हेलो एल्केन से संयोग करता है तो उदासीन उत्पाद मिलता है। प्रबल नाभिक स्नेही क्या करेगा, आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा बेटा, उदासीन उत्पाद बनेगा। जो प्रबल नाभिक स्नेही है उस पर एक तो लोन पेयर होता है और एक माइनस भी, इस तरह से शो करते हैं, माइनस से ओनली माइनस, ऐसे माइनस होगा और एन ही होगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रबल नाभिक स्नेही।
क्या बोलेंगे, प्रबल नाभिक स्नेही। तो यहाँ से क्या होता है, ये तो बंध बना लेता है, ये क्या करता है, इससे बंध बना लेता है और यहाँ से X माइनस निकलता है बाहर, तो ये उदासीन उत्पाद मिलता है अपन को। क्या मिलता है, इसको अवशिष्ट समूह लिविंग ग्रुप बोलते हैं, छोड़ के जाने वाला। एक आएगा तो दूसरा छोड़ के जाएगा, उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अब आगे देखो, जब दुर्बल नाभिक स्नेही हेलोजन से क्रिया करता है, अब दुर्बल क्रिया कर रहा है, जैसे ये दुर्बल है, तो ये जो इसका जो चार्ज है ना बेटा, कार्बन का जो प्लस चार्ज है, पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो पाता है, इसलिए इस पर पूरा पे चार्ज कितना आता है, प्लस चार्ज आता है। कितना चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। तो ये क्या होता है, धनात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, इतना कोई काम की बात नहीं है। तुम तो लिविंग ग्रुप देखो, लिविंग ग्रुप सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप यानी अवशिष्ट समूह सबसे पहले कौन निकलेगा, I माइनस, क्योंकि I माइनस कार्बन से जो बंध बनाता है ना वो दुर्बल बनाता है। ब्रोमीन का बंध थोड़ा प्रबल होता है, क्लोरीन का और भी प्रबल होता है। सबसे प्रबल बंध किसका होता है, RF का, इसलिए यहाँ पे से फ्लोरीन को निकालना मुश्किल है। सबसे जल्दी कौन निकलेगा, आयोडीन। फ्लोरीन को तो एटलीस्ट कोई भी नहीं निकाल सकता, इसको तो अपन स्वार्ट्स और फिंकेस्टाइन अभिक्रिया से ही बनाते हैं इसको, सॉरी स्वार्ट्स अभिक्रिया से। हेलो एल्केन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गया हमारा हेलो एल्केन, क्या ये हेलो एल्केन है क्या, ये तो हो गया हेलो एल्केन, यानी एल्किल यानी कार्बन चेन से अगर ब्रोमीन जुड़ रहा है या आयोडीन जुड़ रहा है और क्लोरीन जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। और ये है नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। अब मेरी बात सुनो, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, 2 अणु हैं यहाँ पे। कितने अणु हैं, 2 प्रकार के अणु हैं। अब अभिक्रिया इन दोनों अणुओं के आधार पर अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, हेलो एल्केन और नाभिक स्नेही। इनकी सांद्रता है ना, इनकी सांद्रता। अब अभिक्रिया की दर अगर दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसकी और इसकी, ठीक है, इसकी और इसकी दोनों की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, यानी दोनों की मात्रा पर निर्भर कर रही है, तो उसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया, यानी द्विअणुक नाभिक स्नेह अभिक्रिया, यानी 2 अणुओं के ऊपर आधारित, यानी जो अभिक्रिया की दर है, यानी अभिक्रिया की स्पीड कितनी होगी उसको दोनों अणु क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। दोनों में से एक को कम कर दो, अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी, दोनों को बढ़ा दो, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। तो 2 प्रकार की होती है। अब चलो उसको देखते हैं। हेलो एल्केनों पर नाभिक स्नेही के आधार पर, नाभिक स्नेही के आक्रमण प्रतिस्थापन के आधार पर, हेलो एल्केनों पर नाभिक स्नेही के आधार पर, किसके आधार पर, नाभिक स्नेही के आधार पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले SN1 अभिक्रिया, इसको बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 2। कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में। SN1 क्यों बोला इसको, एकाणुक, यानी एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करेगी, ये दूसरे अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगी। क्या होगा, सुनो मेरी बात, जैसे ये अपन ने लिया RX, क्या ले लिया, RX, और यहाँ पे ले लिया मैंने उदासीन नाभिक स्नेही, यानी दुर्बल नाभिक स्नेही ले लिया। क्या ले लिया, दुर्बल नाभिक स्नेही। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से किस रूप में निकलेगा, X माइनस के रूप में निकलेगा और ये प्लस के रूप में निकलेगा। अब ये है भाई दुर्बल, तो ये दूर से खड़ा होकर देख रहा है, जब तक ये बाहर नहीं जाएगा X माइनस तब तक ये इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये दुर्बल है। तो ये किसका वेट करेगा, X माइनस के बाहर निकलने का वेट करेगा। अब इसको बढ़ा दो घटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अभिक्रिया की दर पर। अभिक्रिया कब होगी, जब कार्बोकेटायन बनेगा, यानी R+ बनने के बाद, जब R+ बन जाएगा ना एक बार, उसी के बाद आगे अभिक्रिया चलेगी। यानी अभिक्रिया की दर को कौन डिसाइड कर रहा है, RX का टूटना, यानी एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, SN1 अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। दोबारा से समझाता हूँ, दुर्बल नाभिक स्नेही है, ये एल्किल हैलाइड है, यानी हेलो एल्केन का अणु है। जब तक इससे X माइनस नहीं निकलेगा ये दुर्बल नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। तो ये किसका वेट करेगा, इस X माइनस के बाहर निकलने का वेट करेगा। जैसे ही इससे R+ यानी कार्बोकेटायन बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन तो इससे बनेगा ना, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, किस पर आएगा, इसमें तो कार्बन है ना, इसमें तो है ही नहीं। इससे कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद ही इसके ऊपर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, SN1 अभिक्रिया। आगे देखो, स्टेप फर्स्ट, ये कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में। पहले पद में किसका निर्माण होता है, कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है,
कार्बोकेटायन का, इसका आयनीकरण होता है, ये धीमा पद होता है, इसे दर निर्धारक पद कहते हैं। ये दर को निर्धारित ही ये करता है, जब तक कार्बोकेटायन नहीं बनेगा जब तक अभिक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि नाभिक स्नेही कैसा ले रखा है अपन ने, दुर्बल। कैसा ले रखा है नाभिक स्नेही, दुर्बल। इसे दर निर्धारक पद कहते हैं। ये धीमा पद होता है तथा अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। इस पद में हेलोइल्केन अणु का आयनीकरण होता है तथा मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, यानी बीच का। अब अपन को तो डायरेक्ट अभिक्रिया कराते हैं, उत्पाद मिलता है अपन को, तो बीच में कुछ बनता है। बीच में क्या बनता है, मध्यवर्ती मतलब बीच में बनने वाला, वो कौन बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। कौन बनता है बेटा, कार्बोकेटायन। इसे दर निर्धारक पद कहते हैं। ये धीमा पद होता है तथा अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है। इस पद में हेलोइल्केन अणु का आयनीकरण होता है तथा मध्यवर्ती कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। कैसे बनता है, ये RX। तो यहाँ क्या होता है बेटा, एक तो R+ बनता है, आयनीकरण मतलब आयनीकरण होना, या लिखेंगे आयनीकरण। आयनीकरण क्या होता है बेटा, आयनीकरण होता है। और क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोकेटायन बन गया। इसका नाम क्या है, कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसा अपन ने लिया यहाँ पे CH3 CH2 Cl ले लिया, तो सबसे पहले इसका क्या होगा, आयनीकरण होगा। किस में टूटेगा, ये CH3 CH2 प्लस, और क्या मिलेगा यहाँ से अपन को, Cl माइनस मिलेगा। तो ये जो कार्बोकेटायन है, ये कौन सा कार्बोकेटायन, देखो इसमें जो प्लस चार्ज है कौन से कार्बन पे है, ऐसे कार्बन पे जिससे एक ही कार्बन जोड़ा, तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बना, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा होता है 3 डिग्री। तो बताओ SN1 अभिक्रिया, अब मेरी बात सुनो, किस पर निर्भर कर रही है, SN1 अभिक्रिया इसी पर, एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है। ये कौन सा एल्किल हैलाइड लिया यहाँ पे अपन ने, ये एल्किल हैलाइड लिया 1 डिग्री। एल्किल हैलाइड 1 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। अगर मैं ये ले लेता इस तरह से, ये CH3 CHCl यानी 2 क्लोरोप्रोपेन ले लेता। अब बताओ ये कौन सा डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक और एक 2 कार्बन से जुड़ रहा है, उसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये वाला कौन सा था, 1 डिग्री हेलो एल्केन। और एक होगा बेटा 3 डिग्री हेलो एल्केन, कौन सा होगा, 3 डिग्री, कौन सा होगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन, 3 डिग्री हेलो एल्केन। अब बताओ मेरी बात सुनो, SN1 अभिक्रिया में पहले क्या बन रहा है, स्टार्टिंग में कार्बोकेटायन बन रहा है। तो बताओ SN1 अभिक्रिया के प्रति, ये जो SN1 अभिक्रिया है ना, इसमें सबसे पहले क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है। तो कार्बोकेटायन बनना जरूरी है, जब तक कार्बोकेटायन नहीं बनेगा आगे अभिक्रिया नहीं होगी, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन। सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री होता है। देखो इससे यहाँ कौन सा बना, 1 डिग्री, इससे कौन सा बनेगा, CH3 CH, और इस पर प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे Cl माइनस बन गया, है ना। इस पर प्लस चार्ज आ गया, ये कौन सा बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। और ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, कौन सा है ये वाला, प्लस चार्ज आया, CH3 Cl माइनस, ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटायन की क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, सबसे अधिक जोन सा हेलो एल्केन कार्बोकेटायन बना रहा है, स्थायी कार्बोकेटायन 3 डिग्री होता है। तो हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया बेटा, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री देगा अभिक्रिया, फिर सबसे कम कौन देगा, ये वाली अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया कौन सा एल्किल हैलाइड देगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी देगा, क्योंकि उससे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। उसके बाद 2 डिग्री देगा, उसके बाद 1 डिग्री देगा, और लास्ट में कौन देगा, मेथिल CH3Cl या CH3X यानी मेथिल हैलाइड। सबसे कम कौन देगा, SN1 अभिक्रिया मेथिल हैलाइड देगा, सबसे कम कौन देगा, मेथिल हैलाइड, सबसे कम कौन देगा, मेथिल हैलाइड देगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये किसकी क्रियाशीलता का क्रम है, हेलो एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम। SN1 अभिक्रिया के प्रति, SN1 अभिक्रिया के प्रति कार्बोकेटायनों की, SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल
हेलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, हेलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। ओके डन। अब आगे देखो, पहला पद धीमा पद आयनीकरण हुआ, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्यों प्रथम कोटि? कोटि मतलब जितने अणु की सांद्रता पर अभिक्रिया निर्भर करे। यहाँ पे एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करती है, इसलिए इसको प्रथम कोटि यानी SN1 अभिक्रिया कहते हैं। ये कार्बोकेटायन बनता है इसमें। दूसरा नोट, यहाँ अभिक्रिया की दर। अच्छा देखो, अभिक्रिया की दर कैसे होती है? दर dx/dt से बताते हैं। dx/dt इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? KRx। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये dx/dt क्या होता है। x का मतलब होता है बेटा सांद्रता। जैसे हमारी अभिक्रिया हो रही है, ये जैसे अपन ने Rx लिया और प्लस लिया नाभिक स्नेही। क्या ले लिया? नाभिक स्नेही ले लिया। अब नाभिक स्नेही किसी ना किसी से तो बनेगा। इसकी सांद्रता को x बोला, इसकी सांद्रता को y बोला। अब बताओ, अपन SN1 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो SN1 अभिक्रिया किस पर निर्भर करती है? केवल एक ही अणु की सांद्रता पर। इसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा समय के साथ, अगर इसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा तो अभिक्रिया भी बढ़ रही है, अगर इसकी सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा तो अभिक्रिया भी नहीं हो रही। तो ये जो सांद्रता होती है ना, यानी अभिक्रिया की दर, उसको क्या बोलते हैं? dx। d मतलब परिवर्तन, x मतलब सांद्रता में, d मतलब टाइम के साथ, यानी टाइम में भी चेंजमेंट हो रहा है और सांद्रता में भी चेंजमेंट हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? अभिक्रिया की दर। यानी dx/dt क्या होती है? अभिक्रिया की दर। अब अभिक्रिया की दर किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्ट अभिक्रिया की दर को निर्धारित कौन कर रहा है? Rx अणु कर रहा है। यानी इसको बढ़ा दोगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, इसको घटा दोगे तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना बेटा, निशान, इसका जो सिंबल हटता है, तो एक कांस्टेंट आता है K और Rx। ये होगी अभिक्रिया की सांद्रता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता dx/dt KRx, यानी एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर, स्पीड, एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है। यह अभिक्रिया की दर एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, इसलिए इसको प्रथम कोटि यानी एक ही अणु की सांद्रता पर निर्भर करने वाली अभिक्रिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। SN1 अभिक्रिया के प्रति कार्बोकेटायनों की क्रियाशीलता का क्रम मैंने बता दिया। मैंने एल्किल हैलाइडों की बताया, तो उनसे तो बनेगा कार्बोकेटायन, तो उनका क्रम याद रख लो। कार्बोकेटायन की क्रियाशीलता का क्रम याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन देता है? 3 डिग्री। नोट, 3 डिग्री कार्बोकेटायन के अत्यधिक स्थायित्व के कारण ये सामान्य अवस्था में इतनी आयनिक अवस्था में रहता है कि ये AgNO3 के साथ AgCl का अवक्षेप बना रहता है, जबकि अन्य कोई हैलाइड 2 डिग्री 1 डिग्री AgNO3 के साथ अवक्षेप नहीं देते। ये आएगा बेटा आपके, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। स्टेप 2 में क्या होता है? जब कार्बोकेटायन बन जाता है ना बेटा, तो कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होता है? नाभिक स्नेह इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, ये तीव्र पद होता है और क्या बन जाता है? RNU, यानी नाभिक स्नेह का किससे बंध बन जाता है? कार्बन से बंध बन जाता है। त्रिविम रसायन प्रमाण बोलते हैं अपन। त्रिविम रसायन प्रमाण क्या होता है? देखो, SN1 अभिक्रिया के दर निर्धारक, SN1 अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में कौन भाग ले रहा है? कार्बोकेटायन। कौन भाग ले रहा है? कार्बोकेटायन, जो कि sp2 संकरित अवस्था में होता है। देखो कैसे, सपोज करो ये जैसे CH3Cl ले लिया मैंने, और यहाँ पे ले लिया NU नाभिक स्नेह कोई सा, और यहाँ क्या होगा? यहाँ बनेगा CH3NU, और क्या बाहर निकलेगा? इसमें लीविंग ग्रुप Cl- बाहर निकलेगा। अब क्या होगा? देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने आपको बताया 2 पद में संपन्न होगी। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? इसका आयनीकरण होगा। CH3Cl का क्या होगा? आयनीकरण, और ये किस में टूटेगा? CH3+ में टूटेगा, और किस में टूटेगा? Cl- में टूटेगा। अब ये जो CH3+ है ना बेटा, CH3+ की जो संरचना है कैसी होगी? इसके 4 संकरित कक्षक थे। जब इसके अंदर देखो, पहले तो ये Cl लेगा, यह हाइड्रोजन हैगा, यह हाइड्रोजन हैगा, यह हाइड्रोजन हैगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हुआ क्या? ये Cl- तो बाहर निकल गया। अब इस जगह कक्षक तो है ना, अरे यार क्या हो रहा है मेरे को, इस जगह कक्षक तो है ना, ऐसा इस तरह से। अब ये जो खाली कक्षक है बेटा, कैसा कक्षक है? खाली, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो Cl लेके चला गया। खाली कक्षक है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, मतलब खाली कक्षक है। ये पूरा कक्षक कैसा है? खाली। एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ रहा है। अब जो नाभिक स्नेह आएगा ना बेटा, वो ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है, नीचे से भी आक्रमण कर सकता है।
जब वो ऊपर से आक्रमण करेगा तो क्या मिलेगा, डी रूप, और जब नीचे से आक्रमण करेगा तो क्या मिलेगा, एल रूप। तो अब मैंने क्या बोला कि ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है, नीचे से भी आक्रमण कर सकता है कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो ऊपर से जितना करेगा नीचे से उतना करेगा आक्रमण, यानी क्या मिलेगा अपन को, डी एल मिश्रण प्राप्त होगा, यानी डी रूप का और एल रूप का समान मिश्रण प्राप्त होगा। डी एल रूप समान मात्रा में, समान मात्रा में क्या मिलेगा, डी भी समान मिलेगा और एल भी समान मात्रा में मिलेगा, दो रूप मिलेंगे इसके। बस यही बताना जा रहा है। त्रिविम रसायन प्रमाण आप देख लो क्या है। त्रिविम रसायन प्रमाण एसवन अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में कार्बोकेटाइन बनता है, मैंने आपको बताया, जो कि sp2 संकरित अवस्था में होता है। sp संकरण कैसे पहचानते हैं, सिंगल बॉन्ड देखते हैं, 1 2 3, 3 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब s, बाकी के 2 का मतलब क्या होता है, p2। एक स्टार्टिंग में सिंगल बॉन्ड, जो पहला सिग्मा बॉन्ड होगा ये सिग्मा होगा, ये सिग्मा होगा, यहाँ तो कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, खाली कक्षक है। तो पहले सिग्मा को s बोलते हैं, s के अंदर कितने कक्षक होते हैं, एक ही होते हैं, p के अंदर 3 होते हैं, तो बाकी के जो 3 होंगे अगर बन रहे हैं, इसको भी सिग्मा बोलेंगे, इसको भी सिग्मा बोलेंगे, इसको भी सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा, फिर ये सिग्मा एस हो गया, फिर ये वाला पी हो गया, फिर ये वाला पी हो गया, ये वाला पी हो गया। अब सिग्मा बॉन्ड गिनो कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो एक तो एस हो गया, फिर बाकी 2 पी हो गए, तो sp2 हो गया ना इसका संकरण, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। अब देखो SN1 अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि sp2 संकरित अवस्था में होता है तथा इसका आकार समतलीय त्रिभुजी होता है। कैसा होता है, समतलीय त्रिभुजी होता है। ये हमारा कार्बोकेटाइन है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक तल में त्रिभुज बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन है और इसके ऊपर क्या है बेटा, खाली, ऊपर नीचे खाली कक्षक है। तो बताओ अब ये जो नाभिक स्नेही है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर से भी दे सकता है और इधर से भी दे सकता है। तो 50% क्या मिलेगा अपन को, डी रूप, और 50% क्या मिलेगा, एल रूप, जब नीचे से बंद बनाएगा ये, ऊपर से नीचे से, जैसे ये से ये कार्बोकेटाइन है, क्या है बेटा, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं इससे, इस तरह से। अब इस तरह से एक ऊपर कक्षक है, एक नीचे कक्षक है, तो नाभिक इसने ऊपर से भी बंद बना सकता है, नीचे से भी। जब ऊपर से बनाएगा ऐसे, यानी इससे ऐसे जो आके जुड़ जाएगा, ऐसे इस ऐसे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे डी रूप। और अगर इस तरह से पीछे की तरफ से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे एल रूप। समझ गए, डी और एल रूप। तो अब मेरी बात सुनो, ये किस में होता है बेटा, ऐसे कार्बोकेटाइन में होता है ओनली। देखो मेरी बात सुनो, SN1 अभिक्रिया के दर निर्धारक पद में कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि sp2 संकरित अवस्था में होता है तथा इसका आकार समतलीय त्रिभुजीय होता है। यदि हम ऐसे हैलाइड से क्रिया करवाएं जिसमें हेलोजन परमाणु असममित कार्बन परमाणु यानी किरेल कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो मध्यवर्ती समतलीय कार्बोकेटाइन के दोनों ओर से नाभिक स्नेही के आक्रमण की बराबर संभावना होती है। अर्थात हम डी अथवा एल विन्यास से किसी भी विन्यास वाले हैलाइड से अभिक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। ऊपर से भी जोड़ दो आप, नीचे से भी जोड़ दो। किरेल कार्बन क्या होता है बेटा, जो कार्बन है इसकी वैलेंसी देखो, 4 वैलेंसी, 1 2 3। अब एक देखो यहाँ कौन सा समूह है, 2 कार्बन वाला, यहाँ 1 कार्बन वाला, यहाँ 3 कार्बन वाला, और एक कौन जुड़ रहा था, इससे हैलाइड जुड़ रहा था। हैलाइड तो अलग हो गया। चारों संयोजकताएं जिसकी अलग अलग होती है ना, अलग अलग समूह से अलग अलग समूह जुड़े होते हैं एक कार्बन से। एक कार्बन से अगर 4 अलग अलग प्रकार के समूह जुड़ रहे हैं, अब वो एक समूह 1 कार्बन वाला हो सकता है, एक 2 कार्बन वाला, एक 3 कार्बन वाला और एक हैलाइड हो सकता है। ठीक है, समझ के बात को। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं अपन, किरेल कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं, काइरल कार्बन बोलते हैं। अगर अपन ऐसा एल्किल हैलाइड ले रहे हैं जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं भिन्न हैं, तो अपन को एल रूप भी मिल सकता है, डी रूप भी मिल सकता है। एल भी बना दो, डी भी बना दो, कोई दिक्कत। 50-50% डी एल मिश्रण प्राप्त होगा आपको। उसका क्या होगा, एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। उसके बाद SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया को कल करेंगे अपन, आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है।